जैसे आप गेट मेंटर ज्वाइन किए हैं जैसे, तो उसी का मटेरियल को आप थॉरोली फॉलो कीजिए और मेरी मानिए, जो मटेरियल सर देते हैं या सर कहते हैं पढ़ने के लिए, दैट इज सफिशिएंट। चलिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यार फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ समझ में आता है, ये जीरोथ लॉ का क्या मतलब है? फर्स्ट लॉ के बाद आया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों के बाद आया था, तो थर्ड लॉ बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर एज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी इस लॉ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑलरेडी हम इस लॉ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए, क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ओके, राइट, एनीबॉडी एल्स? जितने भी थर्मोडायनामिक के लॉ हैं, जितने भी थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं, उनको मैं एक स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकता हूं। तो जीरोथ लॉ इज डिफाइंड एज द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज नोन एज द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इतना बेसिक सा लॉ है कि इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। अब ये लॉ बोलता है कि अगर एक बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी जो है वो बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये लॉ का जो आउटकम है ये बोल रहा है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये लॉ से डिफाइन होता है एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैसे डिफाइन हुआ टेम्परेचर? ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इनकी कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है, इनकी कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है, एंड दैट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ zeroth law of thermodynamics is the basis of thermometry, is the basis of thermometry. What is thermometry? Thermometry is measurement of temperature. Thermometry is the measurement of temperature. थर्मोमेट्री के लिए हम अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज करते हैं, और वो थर्मोमीटर को यूज करने के लिए हम पहले एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक
प्रॉपर्टी। वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर, वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर एंड उसके लिए हमने डिफाइन किया एक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? ये थर्मोमेट्रिक, हाँ, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को मेरे को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेरे को मेजर करना है। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों, जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम टेम्परेचर का को मेजर नहीं करते। टेम्परेचर में चेंज होने के कारण कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, हम उस चेंज को मेजर करते हैं और फिर हम टेम्परेचर चेंज को कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, चलो। थर्मोमीटर, जो नॉर्मली हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, और इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सिंपल सा जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, दैट इज मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। कैसे मेजर करते हो आप जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, दैट इज मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। कैसे मेजर करते हो आप उससे टेम्परेचर? हाँ, उतना ऊपर की ओर उठता है, तो आप मेजर क्या कर रहे होते हो? आप मेजर क्या कर रहे होते हो? आप मेजर कर रहे होते हो चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगी, दैट इज द लेंथ। टेम्परेचर चेंज होता है तो थर्मोमीटर में मरकरी कॉलम का लेंथ जो है वो चेंज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपन उसी लेंथ को रीड करते हैं और उसी लेंथ के करस्पॉन्डिंगली अपने को टेम्परेचर मालूम चलता है। चलिए, दूसरा टाइप का थर्मोमीटर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट टेम्परेचर गैस थर्मोमीटर क्या होगी यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? प्रेशर वो तो कांस्टेंट है। चलो, पीवी, कल हमने रिलेशन देखा था, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, राइट। अब मैंने यहाँ पे ये गैस के लिए इक्वेशन वैलिड होती है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। m mass, that will remain constant, r is a constant, so when there is a change in temperature there would be the change in the volume, करेक्ट है। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, क्या होगा प्रॉपर्टी यहाँ पे? वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट कर दिया है, तो चेंज जो होगा वो प्रेशर में होगा। देन वी हैव थर्मोकपल। थर्मोकपल आपने यूज किया है कभी लैब में? किया है? थर्मोकपल का यूज किया है कभी लैब में? हाँ, थर्मोकपल में जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए वहां पे आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हो। जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो मैं टेम्परेचर को मेजर करता हूं। तो थर्मोकपल में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है दैट इज ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज। तो थर्मोकपल अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वोल्टेज में चेंज को फाइंड आउट करने के लिए।
Then we have the resistance thermometer. Resistance thermometer. क्या होना चाहिए यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस चेंजेस. तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस को मैं ओम मीटर से मेजर कर लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. चलिए अब आ जाते हैं सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट और वो टॉपिक जिसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हो. वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स. इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस. इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस. अब बच्चों आज हम जो कुछ भी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, आज हम जो भी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है. आज फिर से मैं बोल रहा हूं, आज हम जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है. आइडियल गैस क्या होता है, कब हम किस सब्सटेंस को आइडियल गैस मान सकते हैं, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन आज जो भी हम इक्वेशन यूज करेंगे वो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है. और समस्या ये होती है कि फॉर्मूला तो हम बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन कहाँ लगाना है ये नहीं पता होता. तो आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको मालूम रहती है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, और उसको पानी में भी लगा देते हैं, लोहे पे भी लगा देते हैं, और फिर बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा. आंसर तो गलत हो गया. तो इक्वेशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे को ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये इक्वेशन का इस्तेमाल मैं कब और कहां पे कर सकता हूं और कहां पे मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता. तो आज जो भी हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हम सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई करेंगे. और जितनी इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट वो इक्वेशंस होती हैं जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिनोट करती हैं. और प्रॉपर्टी जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट. तो प्रॉपर्टी जो होती है वो पॉइंट फंक्शन होता है. तो आज जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं समझाऊंगा बाद में फिर से इसको, आज जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है. तो कौन सी प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आज जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं इन इक्वेशन को यूज करने के लिए कौन सी प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बस इंपॉर्टेंट ये है कि सब्सटेंस जो है मेरा वो आइडियल गैस होना चाहिए. इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसलिए प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है. किसी भी प्रोसेस के लिए हम इन सारी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, रिवर्सिबल हो या इररिवर्सिबल हो. इन सारी इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर पाएंगे. चलिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइडियल गैस होता क्या है. आइडियल गैस एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है आइडियल गैस की. फर्स्ट, cohesive force between the atoms of ideal gas is negligible. तो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है आइडियल गैस में, वो फोर्स जो है वो निग्लिजिबल होना चाहिए. राइट. दूसरी जो कंडीशन है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स of ideal gas must be negligible as compared to
टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या मतलब हुआ इसका? गैस के एटम्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में कंपैरिजन नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बच्चों, यहां पे इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, 1 लीटर पानी है इसमें, इसके एटम्स का वॉल्यूम कितना है? बहुत छोटा है। इसके एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना है? इसके एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना है? जितना वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर। बात समझ में आ रही है? अगर ये कोई सॉलिड है, इसका वॉल्यूम अगर मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? चलिए, इस रूम में एयर भरी हुई है। अब जो इस रूम में एयर भरी हुई है उसके एटम्स का वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम के बराबर है। यस और नो? यस। ये रूम में एयर भरी हुई है ना, तो एयर का वॉल्यूम जो हुआ वो रूम के वॉल्यूम के बराबर हो गया। करेक्ट है। एयर के एटम्स का जो वॉल्यूम है वो रूम के वॉल्यूम के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि गैस के एटम जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि रैंडम मोशन वो करते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस रूम का वॉल्यूम निकालता हूं तो वो वॉल्यूम जो होगा वो एयर के वॉल्यूम के बराबर तो होगा, लेकिन ये जो रूम का वॉल्यूम है वो एयर के एटम्स के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समझो इस चीज को, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो ये एक चैम्बर है और इसमें अगर वाटर भरा हुआ है या कोई सॉलिड भरा हुआ है, यहां तक मान लो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो ये पूरे पॉइंट्स पे यहाँ पे वाटर के एटम्स आएंगे। हर जगह पे वाटर के एटम्स फिल होंगे, क्योंकि वाटर के एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सॉलिड के एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर एयर भरी होगी या कोई गैस भरा होगा तो क्या होगा? तो एक एटम यहां पे हो सकता है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। करेक्ट है। तो एयर का टोटल वॉल्यूम तो इस चैम्बर के वॉल्यूम के बराबर हो गया, लेकिन एटम्स का वॉल्यूम यहां पे निग्लिजिबल होता है। बात समझ में आ रही है? देखो, लिक्विड है या सॉलिड है तो उसके एटम्स आपस में कनेक्टेड है, तो लिक्विड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसके एटम्स का भी वॉल्यूम होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन गैस के कंडीशन में जो एटम्स का वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, अब कब किसी कोई गैस आइडियल गैस की तरफ मूव करता है? अ गैस is assumed to be ideal, assumed to be ideal, assumed to be ideal when temperature approaches infinity and pressure approaches zero. गैस के टेम्परेचर को यदि आप इंफिनिटी की तरफ ले जाओगे और प्रेशर को जीरो की तरफ ले जाओगे तो गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरफ कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? प्रेशर को जीरो की तरफ लेके जाना है, यानी कि प्रेशर को कम करना है, और टेम्परेचर को बढ़ाना है। जितना आप टेम्परेचर राइज करोगे, प्रेशर कम करोगे, उतना गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरफ जाएगा। और आज जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशंस वहां पे वैलिड होंगी। चलिए, अब अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि किस कंडीशन में आज जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एटमॉस्फेरिक एयर, atmospheric air and atmospheric gases, atmospheric gases such as O2, N2, CO2,
inert gases can be considered ideal gas by default. अगर एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर इज व्हाट, बेसिकली इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो एयर आपको दिया हुआ है, या आपको O2 दिया है, N2 दिया है, इनर्ट गैसेस दिया हुआ है, तो इन गैसेस को बाय डिफॉल्ट आप आइडियल गैस मान सकते हो. यानी कि जो इक्वेशन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इन सब के लिए आप उन इक्वेशन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो. क्लियर है? वहां पे अपने को सोचने की जरूरत नहीं है. ये पानी के लिए अपन आइडियल गैस का इक्वेशन लगा सकते हैं, हाँ या ना? ये जो पानी यहाँ पे रखा हुआ है इस बॉटल में, इस पानी के लिए मैं आइडियल गैस का इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो कंडीशन है आइडियल गैस की वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. क्लियर हुआ ये बात? लेकिन अगर a substance in superheated region can be assumed ideal gas if property table is not given. If the property table is not given. देखो ये पानी है, अब इस पानी को अगर मैं बॉयल करता हूं और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए मेरे पास एक किताब होती है जिसको हम कहते हैं स्टीम टेबल. लेकिन अगर स्टीम टेबल ना अवेलेबल हो मेरे पास में, स्टीम टेबल मेरे पास में ना अवेलेबल हो, तो अगर ये सुपर हीटेड रीजन में चला जाता है, सुपर हीटेड रीजन में चला जाता है, तो हम हमारे पास अगर स्टीम टेबल अवेलेबल ना हो तो हम आइडियल गैस की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. चलिए इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं. देखो वाटर है, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने रखा है और यहाँ पे एंट्रोपी. वाटर को मान लो कि मेरे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रखा हुआ है, करेक्ट. अब पानी को मैं हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? इसके सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, करेक्ट. इसके बाद अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो क्या होगा? इसके बाद अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो वो हीट जो है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि फेस को चेंज करने के काम आएगी. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पहुंच गया, अब अगर आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये हीट इसकी एंट्रोपी को बढ़ा रहा है और इसके फेस को चेंज कर रहा है. देखो ये पॉइंट पे ये लिक्विड है और ये पॉइंट पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बीच में ये रहेगा लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर. क्लियर? इसके बाद अगर फिर आप कंप्लीट वेपर हो गया और फिर आप हीट सप्लाई कंटिन्यू करते रहते हो तो ये वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा. राइट? ये देखो, ये है स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 और स्टेट 5. स्टेट 1 पे वाटर कौन से फेज में है? स्टेट 1 पे वाटर किस फेज में है? यहां पे है लिक्विड, ये है लिक्विड प्लस वेपर और ये है वेपर, लिक्विड फेज पे है. स्टेट 2 पे लिक्विड, स्टेट 3 पे
कुछ हिस्सा लिक्विड का होगा और कुछ हिस्सा वेपर का होगा, करेक्ट है। स्टेट 4 के बाद अब पूरा स्टेट क्या हो जाता है? स्टेट 4 के बाद पूरा स्टेट जो है वो वेपर का हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों स्टेट 4 के बाद जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन। अब अगर ये सुपर हीटेड रीजन में वेपर चला जाता है, सुपर हीटेड रीजन में वेपर चला जाता है, यानी कि स्टेट 5 पे पहुंच जाता है, तो फिर अगर आपके पास स्टीम टेबल अवेलेबल ना हो तो आप आइडियल गैस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर स्टीम टेबल अवेलेबल है तो मैं स्टीम टेबल यूज करूंगा, आइडियल गैस नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई गैस भी आइडियल गैस नहीं होती है। आइडियल गैस होने के लिए उसका प्रेशर इनफाइनाइट होना, सॉरी प्रेशर 0 होना चाहिए और टेम्परेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन अगर सुपर हीटेड रीजन में चला गया है, अगर सुपर हीटेड रीजन में चला गया है तो मैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल या स्टीम टेबल अवेलेबल नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है कि अगर आप सुपर हीटेड रीजन में हो, अगर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, तो आज जो हम फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। जब आप स्टेट 4 को क्रॉस कर लेते हो उसके बाद ही जो आज हम फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आप लोग क्या करते हो, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूले याद कर लेते हो और जहां मन किया वहां चिपका देते हो। लिक्विड और वेपर का मिक्सचर दिया हुआ है, वहां पे आप लगा देते हो आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर आप कहते हो सर आंसर नहीं आया। नहीं आएगा ना आंसर। जो चीज जिस चीज के लिए यूज करनी है वहीं पे यूज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो कहां पे आप यूज कर सकते हो? एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई सब्सटेंस सुपर हीटेड रीजन में चला गया हो तब फिर आप जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए जी, चलिए नाउ आइडियल गैस इक्वेशन। जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। यहां पे एम जो है वो केजी में दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? हाँ, यही तो कचरा दिमाग में भरा होता है, यही कचरा भरा होता है कि क्या रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, दैट इज गामा। सीपी माइनस सीवी, ठीक है। यहां पे चलो ठीक है, ये आर की वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सीपी माइनस सीवी इज द राइट आंसर। यहां पे ये जो आर है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करती है। तो जब तक मेरे को ये नहीं मालूम कि कौन सी गैस है तब तक मैं यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं बता सकता। चलिए, आप वैल्यू मेरे को बता रहे थे 8.314, वो कहां से आती है वो देखते हैं। एक्चुअल आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन आर टी, यहां पे पी जो है दैट इज हम रख लेते हैं प्रेशर इन किलो पास्कल, वी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एन इज केजी मोल, आर इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। And this R bar has a fixed value of 8.314 kilojoule per kg mole
केल्विन, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। T temperature in Kelvin, T temperature in Kelvin, बच्चों यहां पे जो R की वैल्यू है दैट इज 8.314। अब गैस चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो PV इज इक्वल टू NR/T, तो कौन सी गैस है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को वैल्यू सेम मिलेगी 8.314। करेक्ट है। लेकिन नॉर्मली मैकेनिकल में हम लोग ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल कम करते हैं। हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं वो देखते हैं क्या होता है। वो होता है PV इज इक्वल टू NRT। N क्या होता है? N होता है मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, राइट, इनटू R/T। तो इसको हम लिख लेते हैं M R/बाई म्यू इंटू T। ठीक है जी, हाँ ना बोला करो यार। दिस R/बाई म्यू इज नोन एज R। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। बच्चों ये R का वैल्यू सब गैस के लिए सेम होगा। R का वैल्यू सब गैस के लिए सेम है, लेकिन म्यू का वैल्यू सब गैस के लिए अलग अलग होगा। अगर O2 है तो 32 होगा, N2 है तो 28 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये R जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इट डज नॉट हैव द फिक्स्ड वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस यूज्ड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मैकेनिकल में नॉर्मली, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT, और यहां पे M को हम केजी में पुट करते हैं। M is in the kg and R is the characteristic gas constant. What should be the unit of R? क्या यूनिट होगा? R का यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। चलिए, तो एक इक्वेशन मेरे पास में आई अभी, PV इज इक्वल टू MRT, राइट। अब अगर मेरे को कोई दो प्रॉपर्टी मालूम है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है तो मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो ये फॉर्मूले से मैं प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा। करेक्ट है। इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी। हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस U is the function of temperature only. U is the function of temperature only, and U is given as CV into T. तो du क्या हो जाएगा? CV dt. So U2 minus U1, U2 minus U1 equal to CV T2 minus T1। अच्छा, यहाँ पे जो U है वो स्मॉल u है, तो यूनिट क्या होगी इसकी? ये स्मॉल u है,
स्मॉल यू मतलब क्या, कौन सा, क्या बोलेंगे इसको हम? हाँ, तो क्या यूनिट होगा? किलो जूल। भाई यू मतलब एनर्जी, यू यानी कि एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल या जूल, करेक्ट है। और ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, तो क्या यूनिट आएगा? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। चलिए जी, यहां पे सीवी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट का क्या डेफिनेशन होता है? अमाउंट ऑफ, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होता है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी required to increase the temperature of 1 kg substance by 1 degree Kelvin। किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री कैल्विन टेम्परेचर 1 केजी का बढ़ाने के लिए जितनी हीट मेरे को रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? तो सीवी क्या होगा? चलिए देखिए, फॉर लिक्विड and solid there is one specific heat but specific heat of ideal gas या gas depends on the process। देखो बच्चों, अगर ये पानी यहां पे रखा हुआ है, अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो इसका स्पेसिफिक हीट मेरे को पहले से पता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। यानी कि 1 केजी वाटर का टेम्परेचर अगर मेरे को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए मेरे को 4.18 किलो जूल हीट जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? सॉलिड का भी एक फिक्स्ड स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का स्पेसिफिक हीट डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सी है। अगर मान लो प्रोसेस आइसोथर्मल है तो स्पेसिफिक हीट गैस का कितना होगा? 0। तो कितना होगा? आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं ना बच्चा। और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आप कितना भी हीट सप्लाई करो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। सो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर प्रोसेस को आप आइसोथर्मल कर देते हो तो जो स्पेसिफिक हीट होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, अगर एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, स्टिल द टेम्परेचर इज चेंजिंग। इट मींस कि इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक द स्पेसिफिक हीट वुड बी 0। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाटर है तो मेरे को पता है इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन है।
लेकिन अगर एयर है तो इसका स्पेसिफिक हीट मेरे को पता नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पे CV है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई करूं, गैस की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई करूं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? चलिए जी, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ये इक्वेशन कौन सी प्रोसेस के लिए वैलिड है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तुम लोग इतना जल्दी क्यों भूल जाते हो? इतना जल्दी क्यों भूल जाते हो? पहला जब मैं पॉइंट लिखा था तो क्या बोला था? क्या बोला था पहले पॉइंट पे मैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब कि ये प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहा है। और जब मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे मेरे को प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन, फिर से इसको क्लियर करो। आप मेरे से फिर आगे पूछोगे सर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1 क्यों लिख दिए? प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां पे CV लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। This equation is valid for any process provided, क्या सेम हो? प्रोवाइडेड की सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस होना चाहिए। अगर आइडियल गैस है तो कौन सा प्रोसेस है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? ये बात क्लियर हुआ? तो नोट करो कि ये इक्वेशन राइट डाउन, या चलो बाद में नोट कर लेंगे, बाद में नोट करवा दूंगा। चलिए, तो इंटरनल एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया। देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, that is enthalpy of ideal gas. Like internal energy, enthalpy H is also the function of temperature only. तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कि कांस्टेंट की वैल्यू अलग है। वहां पे जो U था वो CVT था, और H जो होता है वो CPT होता है। राइट? CP क्या होगा? H2, I can write H2 minus H1 equal to CP T2 minus T1. CP is specific heat at constant क्या? कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट प्रेशर। तो H2 माइनस H1 इक्वल टू CP T2 माइनस T1 कौन सी प्रोसेस के लिए वैलिड है? सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए नहीं। जितनी इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है बच्चों, और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो भी होती है वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आप बेझिझक इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे प्रोसेस आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक हो, आप ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। बस कंडीशन सिर्फ यह है कि सब्सटेंस आइडियल गैस होना चाहिए। राइट? चलिए, नाउ there is a relation Cp by Cv is equals to gamma. Cp क्या है? हाँ, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर,
divided by the specific heat at the constant volume is equals to gamma. And what is the value of gamma? यही तो गड़बड़ है ना, याद कर लेते हो. गामा इक्वल टू 1.67 for monoatomic gas. Monoatomic gas यानी कि अगर हीलियम है, नियॉन है, जो इनर्ट गैसेस हैं, उसके लिए मेरे को गामा की वैल्यू जो है वो 1.67 मिलेगी. मोनोएटॉमिक गैस अगर है तो गामा की वैल्यू 1.67 होती है. गामा इज इक्वल्स टू 1.4 फॉर डाई एटॉमिक गैस. गामा इज इक्वल्स टू 1.4 फॉर डाई एटॉमिक गैस, यानी कि एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है? O2 और N2, यानी कि डायटोमिक गैसेस है. तो एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2 जो भी डायटोमिक गैसेस हैं उसके लिए मेरे को गामा की वैल्यू जो है वो 1.4 मिलेगी. करेक्ट है? आप लोग याद कर लेते हो 1.4, क्योंकि आप जब भी आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हो नॉर्मली आप एयर के लिए यूज करते हो, इसलिए वो 1.4 हो जाता है. लेकिन अगर CO2 होगा तो गामा इज नॉट इक्वल टू 1.4. अगर CO2 होगा यानी कि ट्राई एटॉमिक गैस, तो 1.33 फॉर ट्राई एटॉमिक गैस. एंड गामा इज नियरली इक्वल टू 1.29 for polyatomic gases. Nearly equal to 1.29 for polyatomic gases. अगर 3 से ज्यादा एटम है तो गामा की वैल्यू जो है वो नियरली 1.29 के बराबर लेते हैं. एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा एटम होते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम लोग 1.29 रख लेते हैं. क्लियर हुआ? ट्राई एटॉमिक तक मेरे को याद रखना है 1.33, इसके ऊपर होता है तो गामा की वैल्यू जो है वो 1.29 अपन रख लेंगे. राइट? चलिए, देन वी हैव अनदर रिलेशन, Cp minus Cv is equals to R. बच्चों ये कौन सा R है? R बार वाला कैरेक्टरिस्टिक है या यूनिवर्सल है? कैसे मालूम? क्योंकि देखो R बार जो तो बार नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ये R का जो ये Cp और Cv का यूनिट जो होता है, Cp का यूनिट क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो अमाउंट ऑफ हीट यानी कि हो गया किलो जूल पर केजी केल्विन. तो आर का यूनिट जो मेरे को मिलेगा वो किलो जूल पर केजी केल्विन होगा. और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर केजी मोल केल्विन. राइट? तो ये कौन सा है? ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. तो यहां पे बच्चों आप दो इक्वेशन मेरे पास में है. फर्स्ट Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, और दूसरी इक्वेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू R. Cp माइनस Cv इक्वल टू R. बच्चों अब ये दो इक्वेशन का क्या यूज है? ये दो इक्वेशन देखो, क्या मैं सारे गैसेस के लिए Cp और Cv का वैल्यू फाइंड आउट याद रख सकता हूं क्या? क्या मैं सारे गैसेस के लिए Cp और Cv का वैल्यू याद रख सकता हूं क्या? नहीं याद रख सकता. लेकिन मेरे पास दो इक्वेशन है 1 और 2. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को Cv का वैल्यू मिलता है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और Cp का वैल्यू मेरे को मिल जाता है गामा इंटू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. कहां से आया? बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पे मेरे को वैल्यू मिल रही है Cv इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 और Cp इज इक्वल टू गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. करेक्ट? अभी क्या होगा? अब बच्चों देखो, कोई भी गैस है उसके लिए मैं R और गामा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं. कोई भी एग्जांपल ले लो, से CO2. अब CO2 के लिए मेरे को R निकालना है, तो R का वैल्यू क्या होगा?
8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 12 प्लस 32। आर की वैल्यू मालूम चल गई, करेक्ट। गामा ट्राइएटॉमिक गैस है तो 1.33। क्लियर है? तो सीपी और सीवी की वैल्यू तो मैं याद नहीं रह सकता, लेकिन आर और गामा की वैल्यू मैं सारी गैस के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? अगर मेरे को ऑक्सीजन के लिए निकालना है, O2 के लिए निकालना है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.314 डिवाइडेड बाय व्हाट? 32। आर मिल गया एंड गामा इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो यार, गामा इक्वल टू O2 है यानी डायटोमिक है, तो गामा क्या हो गया? 1.4, राइट। तो बच्चों ये इक्वेशन से हम किसी भी गैस के लिए सीपी और सीवी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट है? चलिए जी, तो जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन लिखी है? फर्स्ट, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहां पे एन क्या है? एन पूछ रहा हूं, दैट इज द नंबर ऑफ केजी मोल, ये n is the kg mole, and R is the universal gas constant. Then we have PV is equals to mRT. What is the value of, sorry, what is the value of R? R is the characteristic gas constant. It has the different value for different gases. सब गैस के लिए इसका अलग अलग वैल्यू आएगा. Then we use the equation U2 minus U1 equal to CV T2 minus T1. Fourth, H2 minus H1 is equals to CP T2 minus T1. CP minus CV is equals to R, and CP by CV is equals to gamma. राइट? क्या वैलिडिटी है भैया इसकी? हाँ, सिर्फ आइडियल गैस नहीं, अबव इक्वेशंस आर वैलिड फॉर कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस की इरिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस की इरिवर्सिबल प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? कोई मतलब नहीं है। अबव इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। हाँ, तो ये मत बोलना सर कि ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1 कैसे लिख दिया? U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1 होगा, चाहे आइसोबारिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो द अबव इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। राइट? तो बच्चों आज जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी है इसको हम लिक्विड वाटर में अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। यस नो? लिक्विड वाटर में अप्लाई कर सकते हैं, लोहा लक्कड़ पे अप्लाई कर सकते हैं। यस नो? ये सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या कोई सब्सटेंस अगर सुपर हीटेड रीजन में हो, यानी कि वेपर स्टेट में हो, तभी जाके इनके बारे में सोचने का है। हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों के प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि लिक्विड और वेपर का मिक्सचर क्वेश्चन में लिखा हुआ है और उसके बाद भी आप अप्लाई कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं कर सकते जब तक सब्सटेंस कंप्लीटली वेपर स्टेट में ना चला जाए।
यानी कि सुपर हीटेड रीजन जिसको हम कहते हैं, तब तक ये जो भी इक्वेशन लिखी है इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनका इस्तेमाल सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। क्लियर हुआ ये? और जो भी इक्वेशन है, अगर एक बार कंफर्म हो गया कि सब्सटेंस आइडियल गैस है, तो फिर ये इक्वेशन को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को ये नहीं सोचना कि प्रोसेस कौन सी है, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल हो, क्वासी स्टैटिक हो, नॉन क्वासी स्टैटिक हो, ये सारी इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे को आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV to the power n equal to constant. Polytropic process is also only defined for the ideal gas. PV to the power n equal to constant, तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 V1 to the power n equal to P2 V2 to the power n. देखो, आइडियल गैस में किसी भी प्रोसेस को मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कंसीडर कर सकता हूं विथ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूं तो ये P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1 to the power n, right? So ln P1 by P2 is equals to n times ln V2 by V1 हो जाएगा। Is it clear? So I got the value of n is equals to ln P1 by P2 divided by ln V2 by V1. Is that clear? So for ideal gas, any process is considered as, for ideal gas, any process can be considered as a polytropic process with a different value of n. चलो देखते हैं कैसे. Say the process is isobaric. n का वैल्यू मेरे को मिला ln P1 by P2 divided by ln V2 by V1, राइट? चलिए, अभी पहले मैं देख लेता हूं कि प्रोसेस अगर आइसोबारिक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 0 हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस है तो P1 इक्वल टू P2 हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो n का वैल्यू मेरे को मिल गया 0। इज दैट क्लियर? अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सॉरी आइसोकोरिक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अगर आइसोकोरिक है तो V2 और V1 बराबर हो गया, राइट? तो मेरे को मिल गई वैल्यू इंफिनिटी, राइट? चलिए, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, देखिए ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए डिफाइन है, और आइडियल गैस के लिए मेरे पास ये वाला इक्वेशन भी है, PV इज इक्वल्स टू MRT। करेक्ट? अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो R कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, M कांस्टेंट हो गया, सही बात है? तो क्या मिला? PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, यस नो? तो यहां से क्या मिला मेरे को? P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1, करेक्ट है? तो मेरे पास n का क्या फॉर्मूला है? ln P1 by P2 डिवाइडेड बाय ln V2 by V1। यहां पे मेरे को मिला P1 by P2 इक्वल टू V2 by V1, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये अपन बाद में देखेंगे कैसे आता है। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस?
जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए n का वैल्यू मेरे को जो है वो गामा के बराबर मिलेगा। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस n इज इक्वल्स टू गामा। आप लोगों ने शायद ये इक्वेशन पढ़ा होगा, पीवी टू द पावर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप लोग बोलते हो इक्वेशन पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बोलते हो ना? गलत बोलते हो, एक्चुअली वो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। चलो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और नॉर्मली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एडियाबेटिक मानते हैं, वो बाद का टॉपिक है कि क्यों मानते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज नॉट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज फॉर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आप लोग इसको एडियाबेटिक के लिए लगाते हो, लेकिन सारे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। या तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वैलिड होगी या वैलिड होगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। पीवी टू द पावर गामा या तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वैलिड होगा या फिर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? यस नो? आज जो अपन ने इक्वेशन पढ़ी है उनका क्या यूज है? इसको यूज करके मैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टी को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आई? लेकिन अगर आइडियल गैस ना हो तो कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टी? अगर आइडियल गैस ना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी निकालने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको वाटर के कंडीशन में हम कहते हैं स्टीम टेबल। तो अगर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है तो उसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको स्टीम टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, इस इक्वेशन को यूज करके हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी?